हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम है आपका विश्वास ई लर्निंग ऐप पर। आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके यूनिट थर्ड के लिक्विड स्टेट चैप्टर से हैं। तो लिक्विड स्टेट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूनिट थर्ड का है। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हमारे लिक्विड स्टेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड इन लिक्विड इज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स में वो किस वजह से होता है? तो लिक्विड्स के अंदर जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से होता है। और ये जो डाइपोल इंटरेक्शंस है इनको हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल गैस ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पास कि जो गैसेस के अंदर प्रोड्यूस होने वाला डाइपोल मोमेंट है वो किस वजह से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मॉलिक्यूल है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है आपके पास, जिसको मैं लिख रही हूँ डी डी आई से, ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जनरली एग्जिस्ट करता है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो किस वजह से आता है? ड्यू टू दी बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या तो क्या होती है आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी होती है या फिर क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आपके पास क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा है जैसे कि वाटर है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल कैरीज द पार्शियली नेगेटिव चार्ज, whereas hydrogen being the partial positive electropositive element carries the partial positive charge। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? चार्ज सेपरेशन है। इट मींस कि जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है will have the bond polarity and due to which water molecule is known as the polar molecule। तो इस polar molecule जो होते हैं आपके पास गैसेस के केस में वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ये होता है चार्ज सेपरेशन। ये होता है चार्ज सेपरेशन केस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन चार्ज सेपरेशंस के बीच में होने वाली जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फॉर द पोलर मॉलिक्यूल। सेकंड अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपका आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है आपके पास सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है ये जनरली एग्जिस्ट करती है बिटवीन द वन पोलर एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में। मींस कि इस पोलर मॉलिक्यूल में तो क्या हो रहा है आपके पास? चार्ज सेपरेशन है, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। इट मींस पोलर मॉलिक्यूल में तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मींस इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इन केस ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो ड्यू टू द चार्जेस की वजह से या फिर आपके पास वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अफेक्ट करवाएगा। एंड ड्यू टू विच जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो भी क्या करेगा आपके पास? बिहेव करेगा एज अ पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, इस पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल की वजह से या फिर वंडरवॉल फोर्स गैस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसमें भी क्या एग्जिस्ट करेगा? चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल बिहेव एज द पोलर सिंस इट विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट, मींस म्यू जो इक्वल टू जीरो था वो अब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ इस पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल की वजह से क्या हुआ है? इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई डाइपोल इंड्यूस हुआ है एंड दैट इज नोन एज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, थर्ड वन है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है ये पूरा का पूरा जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है? इन बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। तो अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई भी दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इन केस ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या एग्जिस्ट करता है? इंड्यूस्ड डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो इसमें डाइपोल होता कैसे है? जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तो म्यू इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या होती है कि हमें पता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है इन द फॉर्म ऑफ द एटम है तो उसके पास क्या होगा? कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? सर्कुलेट करते रहते हैं, यानी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करता है? कोई ना कोई मोमेंटम एक्सर्ट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला जो मोमेंटम होता है वहां से क्या होगा? कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस होता है और ड्यू टू द चार्ज आपके पास वो चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
ये चार्ज कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वजह से आया। चार्ज सेपरेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और जहां चार्ज सेपरेशन होगा वहां क्या होगी? बॉन्ड पोलैरिटी होगी। जहां बॉन्ड पोलैरिटी होगी आपके पास, वहां पे मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपना डाइपोल इंड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मोमेंटम both of the neutral molecule will exert the dipole moment such that a dipole induced dipole will जो है exist करेगा due to the van der Waals force of attraction. So according to the options first, second and third, तीनों के अंदर क्या होती है? van der Waals force of attraction exist करती है. So D is the right answer, all of this. Next question. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंजेस विद द रेडियस। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जनरली हम क्या करते हैं? या तो फाई से डिनोट करवाते हैं, कई जगह यू से भी लिखा होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस का μ1 μ2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय में r की पावर 6 इंटू 1 बाय 3 के टी, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमसे तो क्या पूछा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रिलेशन होता है रेडियस के साथ। तो यहाँ से जो फाई होता है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 6 के, यानी कि जो फाई होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी inversely proportional to the radius raised power 6. So according to the option A is your right answer. Next question. अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल वॉइड्स आर फाउंड इन लिक्विड्स। वॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, वॉइड्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप सॉलिड स्टेट के अंदर भी हमने पढ़े हैं कि, या फिर आयनिक सॉलिड्स में भी पढ़ा है कि वॉइड्स क्या होते हैं? जो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कैटाइन या एनाइन कोई अपनी स्पेस छोड़ देता है, तो वहां जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। तो इन केस ऑफ द लिक्विड्स वॉइड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड को आपने क्या काम किया? कोई भी अगर मान लो कि आपके पास सॉलिड है, जैसे कि हमने ले ली आइस ले ली, ठीक है, आइस को जैसे ही आप टेम्परेचर टी प्रोवाइड करते हो वो अपनी क्या करती है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी सॉलिड तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, तो इस लिक्विड फॉर्म का, यानी आइस क्या थी आपके पास? मान लो 100% थी, ठीक है, जैसे ही लिक्विड में जाएगा, तो इस लिक्विड फॉर्म में जैसे ही जाता है तो हमें पता है कि आइस तो क्या होती है? एक सॉलिड फॉर्म में होती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। टेम्परेचर टी प्रोवाइड करने पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगी तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके इस तरह से जो क्लोजली पैक्ड है वो कुछ ही क्लोजली पैक रहेंगे, बाकी उनके बीच में जो पैकिंग है वो वीक हो जाती है। और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाउन टू द सरफेस की बजाय क्या कर जाते हैं? अब सरफेस में आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास? सरफेस जो यहाँ पे क्या होता है? सरफेस स्पेस वैकेंट रह जाता है। अब ये कहा गया कि जब आप क्या करते हो? टेम्परेचर टी प्रोवाइड करवाने पर लिक्विड कन्वर्ट करवाते हो, तो इस टोटल वॉल्यूम में से, ये जो टोटल वॉल्यूम था, इसमें से 30% ऑफ द वॉल्यूम जो होता है आपके पास, या फिर 3% ऑफ द वॉल्यूम, टोटल परसेंट में से 3% ऑफ द वॉल्यूम ऐसा होता है जो कैसा होता है? फ्री वॉल्यूम की तरह एग्जिस्ट करता है, विल एग्जिस्ट एज द फ्री वॉल्यूम, ठीक है। टोटल जितना भी आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम होगा उसमें से 3% ऑफ द वॉल्यूम विल एग्जिस्ट एज द फ्री वॉल्यूम। और ये जो फ्री वॉल्यूम है, इस फ्री वॉल्यूम के पास क्या रहते हैं? वैकेंट स्पेसेस होते हैं, वैकेंट स्पेसेस विल एग्जिस्ट। अब ये जो वैकेंट स्पेसेस आपके पास बचते हैं, डेट आर नोन एज द वॉइड्स इन केस ऑफ द लिक्विड। और ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? आयरिंग थ्योरी, आयरिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी कि 3% ऑफ द फ्री वॉल्यूम और द वैकेंट स्पेसेस विल बी प्रेजेंट आउट ऑफ द 100% ऑफ द टोटल वॉल्यूम एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो फ्री वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? आयरिंग ने दिया था। So according to the option A is your right answer, Eyring theory. Next question. According to the theory of Bernal and Scott, the correct order of entropy is. जो साइंटिस्ट थे बर्नल और स्कॉट, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उनकी जो थ्योरी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रोपी थी। और एंट्रोपी क्या होती है आपके पास? डिसऑर्डरनेस को डिस्क्राइब एक्सप्लेन करती है, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डरनेस को। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है आपके पास कि इन केस ऑफ द अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी हाई। बट इन केस ऑफ द लिक्विड जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच की जो क्लोज पैकिंग होती है वो लूज हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। बट इन केस ऑफ द गैसेस टर्टली मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाता है, मॉलिक्यूल्स सब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फ्रीली मूवमेंट होती है। फ्रीली मूवमेंट होती है तो आपके पास डिसऑर्डरनेस क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी डिसऑर्डरनेस का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां पे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ द गैस आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, पूरी आजादी होती है, पूरी फ्रीडम होती है, वो कहीं से भी मूव कर सकते हैं। उससे कम किस में होती है, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में। और यही ऑर्डर किसका होता है आपके पास, एंट्रोपी का होता है। और ये जो थ्योरी थी, ये जो डिसऑर्डरनेस था वो बर्नल और स्कॉट ने दिया था, और आयरिंग ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो फ्री वॉल्यूम के बेसिस पे दिया था लिक्विड का। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, एंट्रोपी ऑफ द गैसेस विल बी हाई देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द फ्लूइड्स इज। जो जनरली एक्सेप्टेड मॉडल होता है फ्लूइड्स का वो क्या होता है। जनरली एक्सेप्टेड मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, अगर हम आयरिंग थ्योरी की बात करते हैं तो आयरिंग थ्योरी के केस में क्या होगा आपके पास, आयरिंग थ्योरी में ही आपके पास हम लिक्विड्स की हम कहते हैं कि वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करने पर जो मॉलिक्यूल्स है आपके, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं आपके पास, लूजली पैक हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, 3% ऑफ द फ्री वॉल्यूम बच जाता है। ठीक है, अब ये 3% ऑफ द वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनते हैं, कुछ क्लस्टर्स बनते हैं, यानी जाल बनता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का बात करते हैं तो आयरिंग जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने वाटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्लस्टर मॉडल बताया था। उस क्लस्टर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, एक इस तरह से एक जाल होता है। ठीक है, एक इस तरह से होता है आपके पास, एक इधर है, ये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल के क्लस्टर्स हैं आपके पास, ये क्लस्टर नंबर 1 है, ये क्लस्टर नंबर 2 है, एक जाल है आपके पास। ठीक है, ये जैसे ही क्लस्टर क्या होते हैं, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर या फिर प्रेशर के इफेक्ट की वजह से, जैसे ही क्लस्टर ब्रेक होते हैं इनके बीच में छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं वाटर के। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं। इस तरह से क्या होती है, यहाँ पे इंटरेक्शन होती है इन बिटवीन द इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्लस्टर बनाते हैं। ये जैसे ही क्लस्टर ब्रेक होते हैं तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं। और इनके इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है वो टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था कि कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, वो किसने बताया था, आयरिंग ने बताया था अपने क्लस्टर मॉडल के थ्रू। तो यहाँ से ये मॉडल यहाँ से सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी हेल्प किसने की थी, हर्ड ने की थी। तो ये माना जाता है कि आयरिंग ने तो अपना फ्री वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आयरिंग की हेल्प से हर्ड ने वाटर के क्लस्टर मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे वाटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। सो जो आपका जनरल एक्सेप्टेड मॉडल है, वैसे तो है अगर क्लस्टर ऑप्शन दिया होता है तो आप क्लस्टर को ही राइट आंसर मानोगे, क्योंकि ये भी एक क्लस्टर मॉडल है। बट अगर क्लस्टर नहीं दिया होगा तो आपका क्या होगा, हर्ड मॉडल सही आंसर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोट्रॉपी इज फाउंड इन। आइसोट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, एक होता है वर्ड आपके पास आइसोट्रॉपी, एक होती है एनाइसोट्रॉपी। इनको पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड होता है सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं आपके पास, जिसमें क्या होते हैं वो इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड गैसेस, जब आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सच दैट कि यहाँ पे क्या होते हैं, इनको हम इजिली हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉलिड जो होती है आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक होते हैं आपके पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो
जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उस डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है अपने पास, उसको हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी। और इन केस ऑफ द एमोर्फस के केस में क्या होता है, या फिर हम कहते हैं कि जो लिक्विड और गैसेस के केस में, एमोर्फस या लिक्विड और गैसेस के केस में जो इनडेफिनेट अरेंजमेंट होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी का, इट इज बेस्ड ऑन द डेफिनेट और इनडेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमसे बात की गई है कि आइसोट्रॉपी की, तो आइसोट्रॉपी किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड और गैसेस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके केस में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, आपका डी इज योर राइट आंसर, बी एंड सी मींस लिक्विड एंड द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर इज फाउंड इन पैराकोलेस्टेरॉल बेंजोएट, वो कितना टेम्परेचर था। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि आपके पास सॉलिड से आप जब लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हो, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड आपने कन्वर्ट करवाया, तब आप क्या देखते हो वहां पे, सिर्फ आप बॉइलिंग टेम्परेचर देखते हो। आप, हम यही कहते हैं कि जनरली हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे, कि जहां पे हम सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं, जैसे आइस टू वाटर होता है, ठीक है। आइस टू वाटर में कन्वर्ट करवाने के लिए आप 100 डिग्री सेल्सियस को फर्स्ट टेम्परेचर बोलते हो। बट ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। ऐसे हार्ड नेचर के जो सॉलिड्स होते हैं, जब उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो सबसे पहले वो अपने सॉफ्ट और टर्बिड फॉर्म में आते हैं। तो वो अपनी जिस सॉफ्ट और टर्बिड फॉर्म में आते हैं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेसोमॉर्फिक स्टेट होती है, किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड। तो ये जो मेसोमॉर्फिक स्टेट से जो आपके पास लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है, ये 145 टेम्परेचर डिग्री पर सेल्सियस पर अकर करती है। बट लेकिन ये जो आपके पास कंपाउंड था, जिस कंपाउंड के ऊपर पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कंपाउंड का नाम क्या था आपके पास, पैराकोलेस्टेरॉल बेंजोएट था, जो कि 1988 के अंदर डिस्कवर हुआ था। ये एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड था जो डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा हार्ड कंपाउंड था। पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज किया गया था बाय अप्लाइंग द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसे केस में वो अपनी किस में चेंज हुआ था, मेसोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ। मेसोमॉर्फिक स्टेट को हमने क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तब वो क्या हुआ था, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया था वो कितना था, 145 डिग्री सेल्सियस था। और ये जो 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर, किसके केस में, फॉर द पैरा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, जो कि फर्स्ट कंपाउंड था, 1988 में डिस्कवर हुआ। तो इस केस में 145 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट फाउंड एट द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन ग्राफ। हमें ग्राफ दे रखा है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इस तरह से, ये है आपके सॉलिड फेस, ये है लिक्विड फेस, और ये स्टेट बतानी है आपने, ठीक है। अभी हमने बोला था कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में एक मेसोमॉर्फिक स्टेट एग्जिस्ट करती है इन सम ऑफ द कंपाउंड्स की, ठीक है। अब अपने पास जो मेसोमॉर्फिक स्टेट होती है, उसी मेसोमॉर्फिक स्टेट को कुछ एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यानी कि आपके पास क्या होती है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेसोमॉर्फिक स्टेट में ही मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट नहीं होता, वो प्रॉपर या रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। और इस टाइप की जो स्टेट होती है आपके पास, उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। जो मेसोमॉर्फिक स्टेट के अंदर ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी क्या होती है, एनिस्टोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मींस इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ द स्टेट विल एग्जिस्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, एंड दिस टाइप ऑफ द स्टेट इज नोन एज द लिक्विड क्रिस्टल। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस, बी इज योर राइट आंसर, लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटोनियन फ्लो इज फाउंड इन, न्यूटोनियन फ्लो किसमें होता है, सिमेट्रिक, न्यूमेटिक, बोथ ए एंड बी, नन। अब ये सिमेट्रिक और न्यूमेटिक क्या होती है, ये आपके पास टाइप ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल होती है, जो टोटल आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, मिक्स्ड एंड कोलेस्टिक
लिक्विड क्रिस्टल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एक ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करता। इस केस में क्या होते हैं, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की फ्लो होती है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है वो इस तरह से होता है कि एक लेयर के अबव दूसरी लेयर, दूसरी के ओवर तीसरी, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, स्लिपिंग होती है लेयर्स की। यहाँ पे प्रॉपर आपके पास न्यूटोनियन यानी कि विस्कोसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, विस्कोसिटी यहाँ पे नेग्लिजिबल मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास न्यूटोनियन लॉ जो है, फ्लो जो है नहीं होता बिल्कुल भी। बट इन केस ऑफ द न्यूमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेटिक के केस में क्या होती है, जो विस्कोसिटी होती है वो होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, टेंडेंसी लिक्विड की कुछ ना कुछ लोअर विस्कोसिटी पर होती है। तो और वो जो आपके पास बिहेव करता है एज ए ऑर्डिनरी फ्लो, ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लो की, तो बी इज योर राइट आंसर, न्यूमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स आर, लिक्विड क्रिस्टल किस नेचर के होते हैं? तो अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर कि सॉलिड और लिक्विड के केस में एक मेसोमेरिक स्टेट एग्जिस्ट करती है, और उस मेसोमेरिक स्टेट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अपने एनिस्ट्रोपिक नेचर को शो करते हैं, जो अपनी आइसोट्रोपिक नेचर को शो करते हैं, सॉरी एनाइसोट्रोपिक नेचर को शो करते हैं। एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होगा आपके पास कि इनडेफिनेट, यानी कि जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो नहीं होता। तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके पास किस नेचर के होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। बट अगर हम बात करते हैं लिक्विड और गैसियस स्टेट की, ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपी होते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड कैसा होता है, एनाइसोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी। मीन्स इन केस ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड क्रिस्टल्स आपके पास क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। बट इन केस ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस आइसोट्रोपिक नेचर होता है, मॉलिक्यूल्स का इनडेफिनेट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल्स एग्जिस्ट द एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपरेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, एपरेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, एपरेंट का मतलब क्या होता है कि एक रेगुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो अगर हम सिमेटिक की अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में ही कि सिमेटिक के केस में जो लिक्विड्स का ऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं होता, उसमें क्या होती है, एक लेयर के अबव दूसरी लेयर होती है, दूसरे के अबव तीसरी लेयर होती है, लेकिन यहाँ पे जो लेयर्स फॉर्म होती है इसमें विस्कोसिटी तो क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन जो लेयर्स के अबव एक लेयर जो स्लिपिंग करवाती है, ठीक है, फ्लिप करवाती है आपके पास, वो लेयर्स क्या करवाती है, एक पैटर्न में करवाती है, एक डेफिनेट पैटर्न में होती है। तो एपरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इनमें से किस में डेफिनेट पैटर्न एग्जिस्ट करता है। ये ऑर्डिनरी की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन लिक्विड्स का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, आपके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है। न्यूमेटिक के केस में ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का इन केस ऑफ द लिक्विड फ्लो। सो सिमेटिक इज योर राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, सिमेटिक। टू ट्रांजिशन स्टेट्स आर फाउंड इन, दो ट्रांजिशन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, दो ट्रांजिशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि अभी बताया था कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक मेसोमेरिक स्टेट एग्जिस्ट करती है, यानी वो एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। पहले सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है, क्योंकि सॉलिड का नेचर कैसा होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, तो उसकी हार्ड और ब्रिटल प्रॉपर्टी को ब्रेक करवाने के लिए एक मेसोमेरिक स्टेट एग्जिस्ट करती है। वो स्टेट को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक स्टेट बोलते हैं, और वो कुछ ही कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि टू ट्रांजिशन टेम्परेचर, टू ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब जो दो मेसोमेरिक स्टेट फॉर्म शो करे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एक एग्जांपल आया था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जो कोलेस्टेरिक मेरिस्टेट एस्टर है वो इस तरह से क्या करता है, दो ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करता है, ठीक है, और जो ए ऑप्शन है वो तीन शो करता है, टोल्यूइन और हाइड्रोक्सोटोल्यूइन जो है वो सिर्फ एक एक ही ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करते हैं। सो जब अपने पास इसकी बात आई थी कि कोलेस्टेरिक मेरिस्टेट एस्टर की बात आई, तो यहाँ पे क्या होती है, तीन ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं, सॉरी दो ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं, एक होता है आपके पास 72 डिग्री सेल्सियस पे, एक होता है 73 डिग्री सेल्सियस पर। जो आपके पास 72 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता है वो कौन सा शो करता है, सिमेटिक फेज शो करता है। यानी यहाँ पे क्या होता है आपके पास, जब इस सिमेटिक फेज वाले लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल की तरह, ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह बिहेव करेगा।
70 जैसे ही आपके पास किस पे गया 78 डिग्री सेल्सियस पे गया तो निमेटिक फेज की तरह बिहेव करेगा। निमेटिक के अंदर क्या होगा आपके पास मॉलिक्यूल विल नॉट बिहेव एज अ लिक्विड विल नॉट बिहेव एज अ ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल की फॉर्म में बिहेव नहीं करेगा। सो इन केस ऑफ दी कोलेस्टेरिक मेरिस्टेट एस्टर के केस में दो ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं, एक 72 डिग्री एक 78 डिग्री पर होते हैं। जो 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है वो सिमेटिक होता है, जो 78 डिग्री पर होता है वो निमेटिक फेज होता है। इससे पहले आपके पास कौन सी होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, और इसके बाद वाली कौन सी होती है, लिक्विड फॉर्म होती है। और ये जो बीच वाली होती है ये कौन सी होती है, मेसोमेरिक स्टेट होती है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ये सेकंड ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। दो टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रांजिशन स्टेजेस आर फाउंड इन, 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर किसमें होते हैं। तो अभी बताया था कि जो आपके पास कोलेस्टेरिक मेरिस्टेट एस्टर होते हैं उसमें तो क्या होते हैं, दो ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं। टोल्यूइन और टोल्यूइन के हाइड्रोक्सी टोल्यूइन के अंदर तो एक ही ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। बट इन केस ऑफ द पैरा अमीनोसिनेमेट इसमें क्या होते हैं, 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं। वो 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 83 डिग्री सेल्सियस, एक होता है 91 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है आपके पास टेम्परेचर होता है 118 डिग्री सेल्सियस। ये 3 टेम्परेचर होते हैं आपके पास। जो फर्स्ट वाला होता है आपके पास वो होता है सिमेटिक फेज 1, सेकंड होता है सिमेटिक फेज 2 एंड द थर्ड वन इज निमेटिक फेज। ठीक है, ये 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर्स होते हैं किसके, पैरा अमीनोसिनेमेट के। इस केस में क्या करता है, जो पैरा अमीनोसिनेमेट है वो जब अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है डायरेक्ट उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो किस में होता है, अपनी मेसोमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस मेसोमेरिक स्टेट में भी क्या होती है, उसको 3 बार ट्रांजिशन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका नेचर कैसे हो जाए, मॉलिक्यूल्स का सॉफ्ट एंड द सॉफ्ट नेचर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेम्परेचर होता है वो होता है 83 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज द फर्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर। सेकंड इज द 91 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज द second transition temperature. Third one is the 118 degree Celsius, that is the third transition temperature. ओके, उसके बाद आपके पास क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, 3 ट्रांजिशन टेम्परेचर होती है, सिमेटिक फेज 1, सिमेटिक फेज 2 एंड द निमेटिक फेज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज योर राइट आंसर, पैरा अमीनोसिनेमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर इन अमीनोसिनेमेट इज, अभी बताया कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस, जो कौन सी होती है, निमेटिक फेज होती है। इससे पहले वाले दो टेम्परेचर कौन से होते हैं, फर्स्ट टू ट्रांजिशन टेम्परेचर 83 डिग्री सेल्सियस एंड द 91 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड वन इज द 118 डिग्री सेल्सियस जिसपे क्या होती है, निमेटिक फेज होती है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए अपने पास एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू 1 म्यू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर की पावर 6 इनटू ये होती है फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू 1 म्यू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर की पावर 6 1 बाय 3 के टी। ये होती है आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 3 kT ले लो या फिर 3 RT ले लो, दोनों ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड के केस में तो क्या होती है आपके पास, मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है। लिक्विड के केस में क्या होती है, कम होती है। गैसियस के केस में क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की और भी ज्यादा और भी कम क्या होती है, यहाँ पे लूजली पैकिंग होती है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड के केस में क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर सबसे कम किस में होती है, लिक्विड, और सबसे कम किस में होती है, गैस। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रीजन क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स।
So according to the option B is your right answer. Next question. डैश कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अब बात आती है किसको कंप्रेस नहीं करवा सकते. वही बात, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. सॉलिड में क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. क्लोजली पैक होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल ये आपके पास डस्टर मॉलिक्यूल है, डस्टर है आपके पास, ठीक है. अब ये डस्टर है, एक सॉलिड टाइप का है, सारी मॉलिक्यूल्स के क्लोजली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम इसको कंप्रेस नहीं करवा सकते. तो आपके पास क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं. लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, लैब्स के अंदर भी हम यूज करते हैं कि आपके पास अगर कोई बिकर है, बिकर के अंदर कोई लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड को आप कंप्रेस करवा सकते हो ना, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करके. गैसियस में क्या भी होती है, गैसियस के केस में भी तो हम लिक्विड गैसियस को भी तो हम विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंप्रेस करवा सकते हैं. तो ये जो लिक्विड और गैस है दोनों कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, वेयर एज सॉलिड इज नॉन कंप्रेसिबल. सो यही हमसे पूछा है कि कौन कंप्रेसिबल नहीं है, तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है. So according to the option B is your right answer. Next question. Molecules in liquids are held to other molecules by intermolecular interaction which are weaker than. लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, ठीक है. बट इन केस होता है ये इंटरमोलिकुलर और इंट्रा होता क्या है वर्ड, पर ये कहता है फिर भी ये इंटरेक्शन क्या होती है, वीक होती है. किससे वीक होती है, एक वर्ड होता है आपके पास इंटर, एक होता है इंट्रा. या तो इंटर वीक होती है या फिर इंट्रा वीक होती है, ठीक है. अब इंटर में तो क्या होता है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो दोनों में याद रखने का तरीका क्या होता है. इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास क्या है, एक ही क्लास के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों में आपस में कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन होगा, ठीक है. या फिर एक ही कॉलेज के 3 क्लासेस के बीच में क्विज कंपटीशन होगा, तो उसको तो हम बोलते हैं इंट्रा. यानी एक ही मॉलिक्यूल के विद इन क्या होते हैं, डिफरेंट, एक ही मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास ये दे रखा है, यहाँ है NO2, यहाँ है OH, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश का टेंडेंसी रखेगा, ठीक है. तो अब आपके पास क्या होते हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग जगह पर आपके पास क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, इंट्रा. अगर आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पे प्रेजेंट है NO2, यहाँ पे प्रेजेंट है OH, ठीक है. तब आपके पास इस वाले मॉलिक्यूल का जो OH का हाइड्रोजन होगा वो इस वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरेक्शन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं. यानी डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, क्विज कंपटीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कॉलेज बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इंटर. और विद इन मॉलिक्यूल अगर आपके पास इंटरेक्शन हो रही है तो वो क्या कौन सी होती है, आपके पास इंट्रा होती है, ठीक है. अब क्या होती है, इंटर के केस में तो मॉलिक्यूल्स के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है. जरूरी नहीं है कि इंटरेक्शन हो, वो डिपेंड करेगा, इनके बीच में स्पेसिंग पर भी डिपेंड करेगा. तो ये जो इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है. बट विद इन द मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल एक ही स्पेसिंग पर है आपके पास, क्लोजली है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होती है, इतनी जल्दी नहीं टूटती. तो इस केस में क्या होती है, इंट्रा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू द इंटर. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, इंट्रा. Next question. Thermotropic behavior means the compound are liquid crystalline within a definite dash range. सबसे पहली बात आती है थर्माट्रोपिक बिहेवियर होता क्या है. ये जो थर्माट्रोपिक बिहेवियर होता है ये मीजोमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो किससे इफेक्टेड होता है, विद वो जो कि इफेक्टेड होता है अपने टेम्परेचर से. यानी कि आपके पास क्या होता है, जब सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करवाते हैं तो एक मीजोमेरिक फॉर्म में, मीजोमेरिक स्टेट एग्जिस्ट करती है. इस मीजोमेरिक स्टेट को जब आप क्या करवाते हो, बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर देते हो, तब वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. अब इस मेसोमेरिक स्टेट को आप कितना भी चाहे लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा दो, घटा दो, ठीक है, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करो, मेसोमेरिक स्टेट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. बट अगर हमने एक बार इसको क्या करवा दिया, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया, टेम्परेचर इंक्रीमेंट करवा दी, तो मेसोमेरिक स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स दैट मेसोमेरिक स्टेट इज इंडिपेंडेंट of the pressure and the volume, whereas mesomeric state is a function of the temperature under definite range. तो अगर हम बात करते हैं अपने पास थर्मोट्रोपिक बिहेवियर की लिक्विड क्रिस्टल के अंदर, तो वो किस वजह से होती है, मेसोमेरिक स्टेट की वजह से होती है. और ये मेसोमेरिक स्टेट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वेयर एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड द
volume. So according to the option your D is your right answer, temperature. Next question. लिक्विड क्रिस्टल आर, लिक्विड क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल 4 टाइप के होते हैं. पहला होता है आपके पास सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सेकंड इज योर न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, थर्ड इज योर मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, फोर्थ और है कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल. ठीक है, इन फर्स्ट सेकंड को तो पहले समझा चुकी हूँ. सेकंड थर्ड है आपका, ये मिक्स होता है आपके पास, मिक्सचर ऑफ सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एंड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, इन दोनों का मिक्सचर होता है. अगर हम कोलेस्टिक लिक्विड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जनरली सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा होता है आपके पास, जो पहले पढ़ाया था ना, कोलेस्टिल मेसिटाइलिन एस्टर, सिर्फ इस टाइप के क्रिस्टल के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो 4 टाइप के आपके पास टोटल होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 4 टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the special type of the symmetric liquid crystal? Symmetric liquid crystal का special type कौन सा होता है? स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं आपके पास? वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, ए और सी होता है, लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल लिक्विड क्रिस्टल भी होता है. कोलेस्ट्रॉल लिक्विड स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि ये पहला ऐसा कंपाउंड था जहां क्या मिला था, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मिली थी, यानी जहां पे मिजोमेरिक स्टेट मिली थी. सिमेटिक ए और सिमेटिक सी की अगर हम बात करते हैं, न्यूमेटिक फेज की बात करते हैं, तो इन दैट केस आपके पास कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं हो रहा था. मॉलिक्यूल्स जो है वो कहीं ऑर्डिनरी बिहेव कर रहे थे, कहीं नहीं बिहेव कर रहे थे, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, लिक्विड की विस्कोसिटी में चेंज आ रहा था. ठीक है, डिपेंड कर रहा था आपके पास लिक्विड की विस्कोसिटी पर. बट इन केस ऑफ द कोलेस्टिक की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर हमें मिला था 145 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको हमने क्या बोला था आपके पास, मिजोमेरिक स्टेट बोला था. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन योर कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो आपकी स्पेशल टाइप ऑफ सिमेटिक होती है. सो फोर्थ इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स डू नॉट रिक्वायर्ड. अब थर्मोट्रोपिक लिक्विड के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती? तो इसमें आपने दे रखा है आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, पॉलीमर, सॉल्यूशन. पॉलीमर का तो कोई चांस ही नहीं होता. सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मोट्रोपिक, अगर हम थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टलाइन, हम बात ही लिक्विड क्रिस्टलाइन की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि ऑलरेडी वो किस स्टेट में है, अपनी सॉल्वेंट स्टेट में है. अगर हमें क्या करवाना है, उसके अंदर कोई भी चेंज लाना है, कोई विस्कोसिटी में चेंज लाना है, कोई उसकी स्टेट चेंज करवानी है, कि उसकी सॉलिड टू मेसोमेरिक या मेसोमेरिक से लिक्विड या लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे सॉल्यूट की या फिर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है. बट लिक्विड सॉल्वेंट की तो बिल्कुल भी नहीं होती. अगर पॉलीमर एक्सिस्ट करेगा तो वहां पे क्या होगी, लिंकेज होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो सेकंड इज द राइट आंसर, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन. Due to the lack of organized structure, the dash solids have the excessive disorder. किसके केस में एक्सेसिव डिसऑर्डर होता है? डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जहां पे आपके पास मॉलिक्यूल्स की पैकिंग अच्छे से नहीं होती. तो वैसे तो क्या बताया था आपके पास, पहले डिसऑर्डरनेस बताया था गैसियस के केस में, बट यहाँ पे हमने किसकी बात की है, सॉलिड की बात की है. और सॉलिड के केस में क्या होती है, आपके पास 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, एक क्रिस्टलाइन होती है, एक कौन सी होती है, एमोर्फस होती है. ठीक है, एमोर्फस के अंदर क्या होती है, मॉलिक्यूल्स का इनडेफिनिट अरेंजमेंट होता है, indefinite arrangement of atoms. ठीक है, बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमसे क्या पूछा हुआ है, सॉलिड्स हैव द एक्सेसिव डिसऑर्डर. अब यहाँ पे क्या होती है, इनडेफिनेट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, मतलब मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते, एक सीक्वेंस में नहीं होते. तो यानी कि यहाँ पे क्या होती है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है. तो इन केस ऑफ द एमोर्फस डिसऑर्डरनेस क्या होगी, यानी एमोर्फस सॉलिड्स हैव द एक्सेसिव डिसऑर्डर. सो सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In dash solids, different bond have different bond strength and their external structures is irregular. अब पहले वाले के केस में क्या आया था, एक्सेसिव डिसऑर्डर वर्ड आया था, मींस कि इनडेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. वहीं से पता चल जाएगा आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन से कि एमोर्फस होगा. अब आपको क्या बोला है, इरेगुलर स्ट्रक्चर बोला है ड्यू टू द डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, एमोर्फस. So according to option 24 का B is your right answer, amorphous.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश one particle is present at the center of the cube along with the particles at the corner. ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। हमारे पास ये क्या है, कोई यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अंदर ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस पर हैं, कॉर्नर पोजीशंस पर हैं, ठीक है। और कॉर्नर पोजीशंस के साथ साथ जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप की यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर लिक्विड स्टेट के, जहां से आपका मैक्सिमम आपका पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हो रहा था विद योर थ्योरी। कोई इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।